नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। सर, किसान आंदोलन तो ऐसा लग रहा है कि शुरू होने के साथ ही खटाई में पड़ गया है। अगर शंभू बॉर्डर नहीं खुलेगा तो बेचारे दिल्ली कैसे आएंगे 15 अगस्त को? अभी तो खैर अगस्त है, अभी सितंबर भी बचा हुआ है, तो ये लोग बड़ा लंबा चौड़ा इनका प्लान है। उस पर मैंने वैसे एक वीडियो कल प्रोग्राम किया भी था। उसमें प्रोग्राम इनका ये है कि जींद में एक रैली करेंगे, पीपली जो कुरुक्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र है वहां पर एक रैली करेंगे। 15 अगस्त को ये लोग ट्रैक्टर मार्च करेंगे। और देखिए साहब, जो जगजीत सिंह डल्लेवाल शंभू बॉर्डर से एक वीडियो वायरल होने के चलते जाना पहचाना गया था कि ये जगजीत सिंह डल्लेवाल है, वो डल्लेवाल और पंधेर दोनों कुछ और तथाकथित किसान नेताओं के साथ राहुल गांधी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं। यानी जो अभी तक पर्दे के पीछे दबी छिपी बातें थी वो निकल करके सामने आ गई, शिनाख्त हो गई, पहचान हो गई कि इन लोगों को शंभू बॉर्डर तक उस समय लाया क्यों गया था, दिल्ली तक फिर से क्यों लाने की कोशिशें हो रही थी। और जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तब तब चूंकि कांग्रेस की अपनी क्रेडिबिलिटी तो कुछ बची नहीं है, अलग अलग सेक्टर के जो लोग हैं, समुदायों के जो लोग हैं, उनमें इनकी विश्वसनीयता लगभग शून्य है। तो छल प्रपंच करके दूसरे लोगों को आगे करके, ये किसान हैं जी, ये लोको पायलट हैं जी, ये आपके दूसरे वर्ग के लोग हैं, ये बड़े दुखी हैं जी, तो ये ड्रामा करो, एक माहौल बनाने की कोशिश करो सरकार के खिलाफ, और फिर उसके पीछे छिप करके राजनीति करो। तो वही काम इन्होंने इस बार भी किया था। ये शंभू बॉर्डर तक तो ले आए थे, लेकिन इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल तय कर लिया था कि हम इनको राजनीति नहीं करने देंगे, यानी राजनीतिक टूल नहीं बनने देंगे। तो वहीं रोका, बल प्रयोग करना पड़ा, सारे काम हुए, लेकिन वहां रोक दिया। अब आप देखिए, अचानक से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से एक आदेश आता है कि साहब इनके लिए शंभू बॉर्डर खोल दीजिए। इनका हक है कि ये हरियाणा जाएं या ये दिल्ली जाकर के प्रदर्शन करें। साथ में एक क्लोज ये भी जोड़ दी कि अगर जरूरत समझें, कानून और व्यवस्था का मसला उत्पन्न हो तो हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार फिर डील करे। यानी आप बॉर्डर खुलवा दीजिए। और बॉर्डर क्यों खुलवा दीजिए भाई? बजट सत्र होने वाला है, और बजट सत्र के समय यहां पर दिल्ली में ये ड्रामा करें इसलिए। और क्यों, और कौन याचिका लेकर के गया था, कौन है वो वकील साहब जो वहां जाकर के पीआईएल दाखिल कर रहे थे कि जी अंबाला के व्यापारियों को 400 450 करोड़ का नुकसान हो चुका, हमें भी परेशानी होती है, हम उस रोड से जब हाई कोर्ट आते हैं तो हमें भी दिक्कत होती है, गांव वालों को बड़ी दिक्कत हो रही है, रेलवे ट्रैक पर ये लोग बैठे हुए हैं, उनको दिक्कत हो रही है। तो बजाय इसके कि हाई कोर्ट कहे कि भाई आप लोगों ने ये क्या हाल बना रखा है, कितना बिजी हाईवे है, उसको रोक करके आप बैठे हुए हो, टेंट गाड़ करके बैठे हुए हो, कितने महीने हो गए हैं, अब 200 दिन पूरे होने जा रहे हैं 30 अगस्त को, तो आप लोग अपने घरों को जाइए, और कोई मांगे हैं तो वो आप सरकार को भेज सकते हैं। लेकिन साहब बॉर्डर खुलवाने के आदेश हो गए। वो तो अच्छा हुआ कि हरियाणा सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट आ गई और वो चीजें रुक गई हैं। लेकिन जो आज दृश्य देखने को मिले, पहले तो राहुल गांधी ने एक क्या चालबाजी की कि इनको मिलने के लिए बुला लिया पार्लियामेंट के अपने दफ्तर। तो पार्लियामेंट का जो भी सिक्योरिटी देखने वाले लोग हैं, उन्होंने मना कर दिया कि ये लोग, इनका प्रतिनिधिमंडल यहाँ पार्लियामेंट के भीतर नहीं मिल सकता है।
इसके बाद राहुल गांधी बाहर आते हैं, कैमरों पर बयानबाजी करते हैं कि प्रधानमंत्री क्यों डरे हुए हैं देश के किसानों से, ये तो वो बताएंगे। मतलब एक सीन क्रिएट करो, हर जगह एक ड्रामा करो और ये मैसेज देने की कोशिश करो कि जैसे किसान आंदोलनकारी अगर पार्लियामेंट में राहुल गांधी से मुलाकात नहीं कर सकते हैं तो ये सरकार जो है किसान विरोधी है। तो भाई पार्लियामेंट आपने बुलाया ही क्यों? अपने दफ्तर बुला लो ना, कांग्रेस दफ्तर बुला लो, वहां बुला करके बात कर लो। या कांग्रेस दफ्तर में बैठने से आप नेता प्रतिपक्ष नहीं रह जाते हैं और पार्लियामेंट में ही बुलाना जरूरी है नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से। मतलब ये सारे ड्रामेबाजी चल रही है और इनको बुलाया भी इसीलिए गया था कि दिल्ली में जरा कैमरे ज्यादा होते हैं, चैनल भी काफी हैं, देशी विदेशी हर तरह के जो है कवरेज मिल जाएगी और इनको राजनीति चमकाने का मौका मिल जाएगा। अब ये सब हो क्यों रहा है अंजू जी, ये जरा इस पर गौर करने की जरूरत है जी। याद करिए 2021 में जब 13 महीने तक दिल्ली में वो फुल ड्रामा चला था और जिसका अंत हिंसा के साथ हुआ था, कुंडली बॉर्डर पर एक 35 साल के नौजवान को अंग भंग करके उसकी हत्या करके तलवारों से काट करके बैरिकेड पर लटका दिया गया था। ये सब क्यों हुआ था? मकसद क्या था? इसके पीछे भी कांग्रेस, इसके पीछे भी आम आदमी पार्टी, इसके पीछे भी देश के भीतर और देश के बाहर बैठी हुई मोदी विरोधी ताकतें थी जो उनका एक नेक्सस था और वो किसी भी तरीके से मोदी सरकार को, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसान विरोधी साबित करना चाहते थे, हिंसा भड़काना चाहते थे कि किसी तरीके से कहीं लाठीचार्ज हो जाए, फायरिंग हो जाए तो एक सीन क्रिएट हो जाए और उसके बाद 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में, पहले तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का मौका मिल जाएगा क्योंकि पंजाब में जरूर पहले अमरिंदर सिंह की और बाद में चरणजीत चन्नी की सरकार थी, पर बाकी के 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी जिनमें चुनाव होने वाले थे। वो मंसूबा इनका पूरा इसलिए नहीं हुआ कि 4 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी वहां तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बन गई। उत्तर प्रदेश में योगी आ गए, वहां धामी बन गए, गोवा में फिर सावंत बन गए, मणिपुर में भी बन गए, तो इनका वो गेम हो गया फेल और पंजाब इनके हाथ से निकल गया राहुल गांधी के, वहां पर आम आदमी पार्टी आ गई। तो पूरा खेल था कि किसानों के नाम पर एक हिंसा कराई जाए, मोदी जी को बदनाम किया जाए और आगे जो लोकसभा के चुनाव आने वाले थे 2024 में, तब तक तो पूरा एक आंदोलन खड़ा कर दिया जाए देश में। और कौन कौन चेहरे थे, किस किस तरह के बयान आए थे, आपको याद होगा अंजू जी। योगेंद्र यादव ने क्या बयान दिया था, हमने तो अखिलेश जी के लिए पिच तैयार कर दी थी, वो ही अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए, वो ही अच्छी फील्डिंग नहीं कर पाए। तो अब फिर चूंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं सितंबर अक्टूबर में, तो फिर से कांग्रेस के लिए ये लोग पिच तैयार करने के लिए निकल पड़े हैं। और सर दल्लेवाल का स्टेटमेंट भी याद कीजिए जिसका जिक्र आपने भी किया कि वो छोटा सा क्लिप जब वायरल हुआ था तो सबको समझ में आ गया था, कैसे कहा था कि पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, उसको नीचे लाना है, इसीलिए वो सारा रायता उस वक्त फैलाने की बात हो रही थी जब ये फरवरी में बैठे थे शंभू बॉर्डर पर सर अभी आपको सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि फिलहाल शंभू बॉर्डर ब्लॉक ही रहेगा, हरियाणा और पंजाब की सरकारें चाहें तो बात आपस में कर सकती हैं, लेकिन यथास्थिति बरकरार है। और साथ ही साथ ये बड़ी अहम बात कही सर उन्होंने, क्योंकि ये बख्तरबंद गाड़ियां लेकर आ गए थे फरवरी में, आपको याद होगा, बड़े बड़े जेसीबी लेकर आ गए थे, मशीनें ऐसी लेकर आ गए थे जो आम देखने को नहीं मिलती हैं, और ट्रैक्टर ट्रॉलियां भर भर कर 6-6 महीने का राशन लेकर आ गए थे। तो इस बार कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी रोक लगाई है कि ये अगर धरना करना है तो ये सब चीजें लेकर ना आए। देखिए एक और बात मैं इसमें ऐड करता हूँ, और ये किसी और की नहीं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की टिप्पणी है। जो हरियाणा पुलिस ने वहां पर अपना एफिडेविट दाखिल किया था, उसमें ये जानकारी दी गई थी कि ये जो एक भटिंडा के पास का एक लड़का मारा गया था, शुभकरण, तो शुभकरण, उसको जो बुलेट लगी है उसका यूज तो हरियाणा पुलिस करती ही नहीं है।
वो बुलेट का यूज हरियाणा पुलिस करती ही नहीं है, और हरियाणा पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग की भी नहीं, गोली चलाई गई नहीं। उस समय भी कहा गया था, और हाई कोर्ट ने भी ये उद्धृत किया था पिछली बार, और ये कहा था कि वो ऐसा लगता है कि किसानों की तरफ से ही चलाई गई गोली से मारा गया था। लेकिन आप जरा उस समय को याद करिए, इन्होंने क्या वितंडा खड़ा किया था, क्या बवाल किया था, और हरियाणा पुलिस पर किस तरीके से आक्रमण किए गए थे और किस तरह के सीन क्रिएट किए गए थे। खेतों में पड़ी हुई जो पुराली थी, उनके जो बंडल थे, गट्ठर थे, उसमें आग लगा दी गई थी और उसमें मिर्चें झोंक दी गई थी, ताकि जो सुरक्षा कर्मी खड़े हुए हैं, हरियाणा पुलिस, अर्धसैनिक बल, उनकी आंखों से पानी वगैरह आ जाए, उनको देखने में परेशानी हो, और उसके बाद ये बॉर्डर तोड़ दें और दिल्ली की तरफ आए। मैं जानना चाहता हूं कि ये पंजाब के ही लोगों को क्या आग लगी हुई है, ये ही बार बार सारे बॉर्डर तोड़ करके क्यों दिल्ली आना चाहते हैं, क्यों दिल्ली में सीन क्रिएट करना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ नेशनल इंटरनेशनल मीडिया है, क्योंकि यहाँ पार्लियामेंट है, और जब जब पार्लियामेंट सेशन होता है तब तब ये तमाशे किए जाते हैं, या कोई चुनाव आने वाला होता है तब ये तमाशे किए जाते हैं। ये तमाशे इनके परमानेंटली बंद होने चाहिए। लेकिन सवाल यही उठेगा कि फिर बंद कैसे किए जाएं? क्या वैसा ही किया जाए जैसा इंदिरा गांधी ने 1975 में किया था? और उसके नतीजे अल्टीमेटली क्या हुए थे 1977 में? खुद वो भी हार गई थी। देखिए, अगर आपकी जेन्युइन मांगे हैं और वाकई आप किसान ही हैं, आंदोलनजीवी नहीं है, धंधेबाज नहीं है, मतलब किसी से आपने पैसे पकड़ लिए, किसी से आपने किसी की जो है फिरौती पकड़ ली या सुपारी ले ली, और उसके बाद आप चल दिए साहब 10, 20, 50, 100 ट्रैक्टर ट्रॉली में भर करके, 4 महीने का खाना पानी डाल लिया, टेंट वेंट डाल लिए, और उसके बाद फिर तमाम वित्त पोषण होता ही है, देश के भीतर से भी और देश के बाहर से भी। तो उसके बाद आपकी दुकानदारी चलती है, धंधेबाजी चलती है, आपका नाम भी चमक जाता है, मीडिया यहाँ बैठा ही है आपको हाथों हाथ लेने के लिए, क्योंकि यहाँ का मीडिया मोस्टली मोदी विरोधी है, और मोदी के खिलाफ कोई कुछ भी बक दे उसको ग्लोरीफाई करके और ब्रेकिंग न्यूज करके चलाना शुरू कर देते हैं। मतलब कोई जिम्मेदारी नाम की चीज जैसे है ही नहीं। तो वो आलम यहाँ के मीडिया का है। तो ये सारे अब धीरे धीरे एक्सपोज होते जा रहे हैं। अब कल से ही आप देख लीजिए ना, जब से बजट पेश हुआ है तो 2 राज्यों को कुछ अतिरिक्त संसाधन देकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो इनकी थोड़ी बहुत कोई इनके दिमाग में योजना चल भी रही होगी कि आगे चल करके 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 2 साल बाद किसी तरीके से अगर नाराजगी का पुट दिखाई दे चंद्रबाबू नायडू खेमे में या नीतीश कुमार खेमे में, तो शायद ये लगातार कह रहे हैं ना कि ये सरकार अल्पमत की सरकार है, 1/3 प्रधानमंत्री है, और ये तो साहब जो है कभी भी गिर जाएगी। तो इनके दिमाग में गलतफहमी ये थी कि बिहार और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को ही तो अपने खेमे में करना है, बाकी तो हो जाएगा काम और हम गिरा देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो है, जिसको हम कहते हैं कि फिर से एक ऐसा कदम चल दिया है, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो है चल दिया है कि दोनों राज्य और दोनों मुख्यमंत्री बल्ले बल्ले हैं, एकदम खुश हैं। उनको कुछ संसाधन दिए, और देखिए आंध्र प्रदेश का तो ड्यू था ही, जब से पुनर्गठन हुआ है, तेलंगाना अलग हुआ है, तब से जो उसका ड्यू था वो उसको मिलना ही था। राजधानी अलग बन रही है, सारी चीजें हो रही हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कर्तव्य बनता था, वो तो दे दिया गया। बिहार में जितना पिछड़ापन है और जो लुक ईस्ट पॉलिसी विदेशों के लिए है भारत सरकार की, वैसी ही मोदी सरकार की जो पूर्वी छोर पर हमारे प्रदेश हैं, वो चाहे पश्चिम बंगाल है, चाहे बिहार है, चाहे उड़ीसा है, चाहे झारखंड है, या नीचे तक चले जाइए आप, तो उनके विकास की बात तो प्रधानमंत्री 2013-14 से ही कहते रहे हैं। तो इसमें वैसे भी कुछ नया नहीं है। और बिहार जितना पिछड़ा है, और बिहार के लोग जिस तरीके से पूरे देश में जॉब तलाश करने के लिए
भटकते रहते हैं, अपमानित होते रहते हैं। तो ऐसे में अगर बिहार को उसके पैरों पर खड़ा करने की एक कोशिश हो रही है, तो फिर इनको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? परेशानी इसलिए हो रही है, इनको लग रहा है कि जो उनकी योजना थी कि आगे चल कर के किसी तरह मोदी सरकार को लंगड़ी मार करके गिरा देंगे, अब वो नहीं होगा। अब ये सरकार 5 साल चलेगी। आपने बयान सुन लिए होंगे, बिहार के हुँ, नेताओं के बयान आए हैं, संजय झा का बयान आया है जो कार्यकारी अध्यक्ष है जेडीयू के। हुँ, उन्होंने कहा कि साहब ये तो पहला साल है, जिसमें हमें 58,000 करोड़ मिल रहे हैं। अभी तो 4 साल और बजट आना है और आप हुँ, देखते रहिए। और नीतीश कुमार का भी यही बयान आया है। इसका बिल्कुल, मतलब ये है कि उनको एश्योरेंस दिए गए हैं कि भई बिहार को भी हम आगे लेकर के जाएँगे, जैसे उत्तर प्रदेश को लेके गए हैं, जैसे मध्य प्रदेश को लेके गए। और अंजू जी याद करिए, 3 ही तो स्टेट ऐसे माने जाते थे इस देश में जिनको बीमारू राज्य कहा जाता हुँ, था। एक मध्य प्रदेश, एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार। और अगर ये तीनों का ग्रोथ रेट आगे बढ़ जाए, तो आप ओवरऑल देश की इकोनॉमी कितनी बूस्ट होगी, इसका भी तो ध्यान रखिए। बिल्कुल। तो ठीक है, आपको राजनीति करनी है, हंगामे करने हैं, पार्लियामेंट के भीतर भी आज मैं खरगे को सुन रहा था, बाहर भी देख रहा हूँ, पोस्टर बैनर लेकर के खड़े हैं अलग-अलग राज्यों के सांसद। जी, हमारे राज्य का क्या होगा, हमारे राज्य का क्या होगा? बहुत चिंता है। मतलब छाती पीटी जा रही है। अरे भई, जो बजट पेश हुआ है, वो पूरे देश का हुआ है और हुँ, जितने बाकी के राज्य हैं, वो देश के भीतर हैं, आप हुँ। भी हैं। तो आप क्यों तमाशा कर रहे हो? सर वो अब क्या करें ना, कहते हैं ना कि रायता फैलाने के लिए तो एक शख्स ही बहुत है, यहाँ तो इस बार इतने चुनकर आ गए तो पूरे 5 साल वो क्या करेंगे? अगर वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने लग गए और हर बात पर सरकार की हाँ में हाँ मिलाएँगे तो फिर उनके अपने लोगों का क्या होगा जो चुनकर जिन्होंने उनको भेजा है, तो इसलिए उनको रायता फैलाना है और इसकी आदत हम सबको डाल लेनी चाहिए कि हर मुद्दे पर शोर मचेगा, हर मुद्दे पर ये तख्तियाँ लेकर हाथ में संसद भवन के परिसर में खड़े नज़र आएँगे। पर सर अगर हम किसानों की बात करें, अभी जैसे 1.5 महीने 3 महीने से अगर वो शंभू बॉर्डर बंद है तो इतना हाहाकार मच गया है सर। जब 1.5 साल तक 3 कृषि कानूनों के विरोध में 1.5-2 साल तक इन लोगों ने पूरा का पूरा रास्ता दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को जाम रखा था, सड़क के बीच में पक्के घर बना लिए थे, तब तो किसी ने चूं-चां नहीं की, तब तो किसी ने नहीं कहा कि ये खाली करो, तब तो उन लोगों ने भी नहीं कहा सर जो अब कह रहे हैं कि कारोबार में बड़ा नुकसान हो रहा है अम्बाला के कारोबारियों को, तब तो कितने सारे लोग थे जिनको इतना नुकसान हुआ, उसके बावजूद छाती पर मूंग दलने के लिए ये तथाकथित किसान बीच सड़क में बैठे रहे। देखिए, जैसा मैंने कहा है, एक तो इनके पीछे जो ताकतें हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको एक्सपोज करने की ज़रूरत है और वो एक्सपोज अब हो भी रही हैं। पता लग रहा है लोगों को कि ये डल्लेवाल, ये पंधेर, ये जितने लोग हैं, ये अ, होम मिनिस्टर से या एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी तो टाइम ले सकते थे। हाँ, उनसे राहुल भी की तो कह वजह सकते थे कि भई हमें आपसे मुल मिलना है, हमारे कुछ मुद्दे हैं, हमारी कुछ शंकाएँ हैं, इनका आप समाधान कर दीजिए। ये राहुल गांधी से ही आकर के क्यों मिल रहे हैं? राहुल गांधी किस किस कैपेसिटी से मिल रहे हैं आकर के? केवल इसलिए कि आपको बवाल करना है या वहाँ से ही आपको कुछ मिलना है, यानी कांग्रेस पार्टी से ही आपको कुछ मिलना है। क्योंकि इन्होंने अरविंद केजरीवाल के और भगवंत मान सरकार के भी पुतले फूँक दिए पिछले दिनों शंभू बॉर्डर पर। हुँ, तो अब उनके खिलाफ भी ये मोर्चा खोले हुए हैं। तो अब ले दे करके बचती है कांग्रेस पार्टी, जहां आकर के ये मुलाकातें कर रहे हैं। तो एक तो बात ये कि इनके पीछे कौन है, इनका मेन मोटो क्या है, मकसद क्या है, ये एक्सपोज होना था, हो गया है। दूसरी बात ये जो आपने जिक्र किया कि 13 महीने जो यहाँ पर तमाशा चलता रहा, उस समय सब मूक दर्शक बने हुए थे और बिल्कुल सही बात है। जितना ये कुंडली का पूरा एरिया है, ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। बहादुरगढ़ का जो टीकरी बॉर्डर था, उससे लगा हुआ पूरा इलाका, सारे उद्योग बर्बाद होकर के रह गए। उनके निर्यात, उनका उत्पादन, उनके कर्मचारी आने-जाने में उनको दिक्कतें होती थी। अलग-अलग क्षेत्रों में जहाँ-जहाँ ये बैठे हुए थे, इन्होंने एक पूरा तमाशा करके रखा हुआ था और एक मैं तो कहता हूँ कि वो दिल्ली का गला दबा करके ये घुटनों से बैठे हुए थे। और मेरा इसको लेकर के मेरी नाराज़गी भी है मोदी सरकार से कि शुरू के दिनों में ही इनको नियंत्रित क्यों नहीं किया गया, इनको वापस क्यों नहीं दौड़ा दिया गया, इनको क्यों नहीं हटाया गया? कोई भी है, अगर
सड़क रोक करके कोई बैठता है तो ये लोगों के जो मानव अधिकार हैं और मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, उनका उल्लंघन करता है, उनको कुचलता है, उनको दमित करता है, और ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। वो चाहे कुंडली बॉर्डर था, टीकरी बॉर्डर था, गाजीपुर था, या आपका नोएडा वाला था, या राजस्थान के बॉर्डर पर शाहजहांपुर के पास जो हुआ था वो था, या फिर शाहीन बाग था। हर जगह जहां जहां सड़कों को अवरोध किया गया, जहां ये इन्होंने तमाशे किए, इनको हटाना चाहिए था। नंबर 2, चलिए गवर्नमेंट फेल रही किसी वजह से, किन्हीं संकोच की वजह से, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं रिलीफ दी सरकार को या लोगों को जो आने जाने में जिनको दिक्कत हो रही थी। और कितने कितने सामान रोजाना अंजू जी दिल्ली की आबादी के लिए बाहर से आते हैं सप्लाई होकर के, और पूरी आबादी के लिए दूध भी बाहर से आता है, सब्जियां भी बाहर से आती हैं, फल भी बाहर से आते हैं, ऐसी रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी चीजें बाहर से ही तो आती हैं, करीबी राज्यों से ही तो आती हैं। उसका एकमात्र साधन रेलवे रह गया था उस समय, क्योंकि सड़कों से तो इन लोगों ने जो है, और कोई पूर्वी दिल्ली में रहने वाला आदमी भी, या गाजियाबाद में, या सोनीपत में, या नोएडा या गुड़गांव की तरफ रहने वाला आदमी भी अगर नौकरी करने के लिए अपने डेस्टिनेशन पर जाता था, कितने कितने घंटे और कहां कहां से भटक करके उसको जाना पड़ता था। तो पूरा दिल्ली के लोगों का, दिल्ली से बाहर से आने और वापस जाने वाले लोगों का जीवन नरक करके रख दिया गया था। उस समय तो सुप्रीम कोर्ट में भी हरीश साल्वे तक अपीयर हुए थे, फिर भी नहीं सुनवाई हुई थी। तो ये चीजें आखिर कहां जाकर के थमेंगी, और ये अनार्की क्यों, किस लिए? और बार-बार सर इसलिए, एक बात ही बार-बार और एक जैसा केवल पैटर्न। केवल इसलिए कि चूंकि अब जनता में आपका तो भरोसा रहा नहीं है, तो आप अलग अलग संगठनों को, अलग अलग सेक्टर के लोगों को आगे कर दीजिए और बताइए कि साहब इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, मोदी सरकार इनकी सुन नहीं रही है, और आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकिए। यही तो कर रही है कांग्रेस, और क्या कर रही है। अब जरा नकाब उतर गया है, अब खुल करके मामला सामने आ गया है। तो अब सरकार को, अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया है, अब सरकार को सख्ती ही दिखानी चाहिए। और अगर राज्यसभा में खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए, चर्चा का जवाब देते हुए ये कहा था कि हम अब इकोसिस्टम को, उसकी साजिशों को उसी की भाषा में जवाब देंगे, तो अब वो दिखाई देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आप केवल कहने तक सीमित मत रहिए, इस पूरे इकोसिस्टम को सख्ती से कुचलिए। पर सर इन लोगों ने तो शायद सोचा नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इनके साथ ये सब भी हो सकता है। इन्होंने तो सोचा था कि 2000 जो इन्होंने 26 जनवरी को किया था लाल किले पर, वैसा ही पैटर्न ये लोग 15 अगस्त को लेकर चल रहे थे। इनकी तो बल्ले बल्ले हो ही गई थी जब इनको पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिल गया था कि शंभू बॉर्डर से बैरिकेड हटाए जाए। तो अब जो जो कुछ आज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका इस पूरी जमात के लिए है, कांग्रेस के लिए भी, जो इस तरह की टूल किट दोबारा से खड़ा करने की कोशिश कर रही है। देखिए, इसी तरह के सख्त रुख की जरूरत है, ताकि इस देश में जो एनार्की फैलाना चाहते हैं वो नियंत्रित किए जा सके। मेरी तो शिकायत ही इस बात की है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी और अलग अलग राज्य सरकारें भी केवल इसलिए बैकफुट पर हो जाती हैं या शांत रह जाती हैं कि भाई ये किसानों के नाम पर यहाँ इकट्ठा हो रखे हैं और हमारी बड़ी बदनामी होगी। और किसान चूंकि इस पूरे देश में है और एक वो बहुत बड़ा समुदाय है, एक बड़ा वोट बैंक है, इसलिए आसानी से सरकारें जो हैं वो दबाव में आ जाती हैं। और जो रुख सुप्रीम कोर्ट का अब तक रहा है अलग अलग आंदोलनों को लेकर के, वो भी अपने आप में एक कटघरे में खड़ा करने वाला उसकी सोच और उसका रुख है। क्योंकि अगर कोई सड़कों को रोक रहा है, पब्लिक को परेशान कर रहा है, उनके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, दमन हो रहा है, तो ये हमारे यहाँ के न्याय व्यवस्था का दायित्व बनता है। अगर कोई याचिका लेकर के पहुंचा है
वो चाहे सरकारी है या गैर सरकारी है, कि उस पर लोगों को राहत देने का काम करे। अगर वो विमुख होता है, हमारी न्याय व्यवस्था विमुख होती है, कारण चाहे जो हो, तो उस पर भी अब सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर अगर जो सीए के मामले में, आपको यहाँ टोक रही हूँ सर, लेकिन अगर सीए के मामले में शाहीन बाग में जब लोग बैठ गए थे तो सुप्रीम कोर्ट तो गई थी एक याचिका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो 3 सदस्यों का एक मंडल बना दिया कि जाकर उनसे बात करें। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त ऑर्डर पास कर सकता था कि तुरंत इनको यहाँ से हटाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था, और फिर उसकी परिणति कहाँ जाकर हुई थी? दंगों की शक्ल में। उसके नतीजे देख लिए ना, देश ने भी देखे और दिल्ली ने भी देखे। और उसमें कौन गिरफ्तार हुआ था? ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन कौन था? आम आदमी पार्टी का सांसद, पार्षद था। और एक और कांग्रेस की एक लेडी गिरफ्तार हुई थी। तो ये सारे लोग जो हैं, ये पर्दे के पीछे से रह करके इन चीजों को बढ़ावा देते हैं, केवल वोट परस्ती में। और आप सही कह रही हैं, 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया कि साहब जाकर के धरना दे रहे, सड़क रोक रहे लोगों से आप बातचीत करिए। क्यों भाई? और बाद में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई थी, जब ये आंदोलन खत्म करवा दिया था और इनके टेंट वेंट उखाड़ दिए थे दिल्ली पुलिस ने कोरोना के चलते, उसका कहना था कि नहीं नहीं, ये दिल्ली पुलिस को तो उसी समय हटा देना चाहिए था। तो फिर आपने आदेश क्यों नहीं दिए दिल्ली पुलिस को? आपने उसी समय आदेश देने थे दिल्ली पुलिस को कि इनके डेरे तंबू उखाड़िए और इनको यहाँ से ठोक पीट करके भगाइए। नहीं किया। तो इस देश में तब तक तमाशे चलते रहेंगे जब तक हमारी जो जिनके दायित्व हैं वो संस्थाएं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगी और विमुख होती रहेंगी। सर आपको क्या लगता है, राहुल गांधी अभी विदेश गए थे, कहीं वहां से एक नया टूल किट लेकर आए हैं? क्योंकि इस तरह के आंदोलनों में तो हमको पता है कि किस तरह से खालिस्तानी, पन्नू एंड कंपनी, कनाडा के लोग कैसे फंडिंग करते आए हैं। देखिए, जब जब ये विदेश यात्राओं से लौटते हैं उसके कुछ समय बाद कुछ कुछ होता है। तो ये कुछ कुछ होता है का इंतजार है हमें अभी। अभी कुछ ये होता हुआ तो दिखाई दे रहा था, दल्लेवाल, पंधेर और कुछ लोग जो हैं आकर के मिले हैं, लेकिन तुषारापात हो गया सुप्रीम कोर्ट से। तो जो ग्राउंड बना रहे थे, मुझे लगता है कि वो तो फुस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और पार्लियामेंट के भीतर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी ये जो रोजाना तख्तियां लेकर के खड़े हो जाते हैं, कितने दिन तक ये तमाशा करेंगे? तो 5 साल तक तो नहीं कर सकते ना। आप सरकार को कामकाज करने से रोक नहीं सकते हैं। आपके तमाम ड्रामों, तमाम साजिशों, तमाम कोशिशों, देश के भीतर और देश के बाहर बैठी हुई तमाम मोदी विरोधी ताकतों के साथ नेक्सस करने के बावजूद आप तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाए। बस इतना ही हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अपने दम पर नहीं लेकर के आ पाई है, पर जो आपका कुल मिलाकर के एक प्रयास था उसमें तो सफलता नहीं मिली है। तो अब ये टूल किट वोल किट भी अंजू जी सब एक्सपोज हो ही चुकी हैं। तो कुछ भी होगा तो वो ये इनकी विदेश यात्रा से जोड़ करके ही देखा जाएगा। तो उसका इनको कितना लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, ये जरा देखने वाली बात है। अभी बस 1-1.5 महीने बाद हरियाणा और महाराष्ट्र के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी, अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में। और इन दोनों राज्यों में भी हरियाणा को लेकर के ज़्यादा डेस्परेट है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि महाराष्ट्र भी वैसे तो कमाऊ राज्य है, लेकिन हरियाणा में चूंकि बहुत इंडस्ट्री है और यहाँ से अपार संभावनाएं होती हैं, और 10 साल से सूखा ही पड़ा हुआ है कांग्रेस के लिए एक तरीके से। हिमाचल से तो कुछ आता जाता नहीं है, वो तो एक पहाड़ी राज्य है, तो वहाँ पर इतनी आमदनी है नहीं, उतनी इंडस्ट्री भी नहीं है। हाँ, कर्नाटक से थोड़ा बहुत अब इनको मिलने लगा होगा, तेलंगाना से मिलने लगा होगा, क्योंकि हैदराबाद और आसपास पूरी आईटी सेक्टर जो है वो है। तो अब कुल मिलाकर के इनकी उम्मीदें हैं हरियाणा से। हरियाणा से मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि हरियाणा में अगर ये लोग जीतते हैं तो इनका अपना मुख्यमंत्री बनेगा। महाराष्ट्र से इनको वो भी उम्मीद नहीं है।
क्योंकि हाँ, महाराष्ट्र में पिछली बार उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तो शिवसेना किसी भी कीमत पर फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहेगी अगर इस तिगड़े को यानी एमवीए घटक दलों को बहुमत मिलता है। वो अपनी दावेदारी छोड़ेंगे नहीं तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री वहां बनेगा नहीं। जी। तो अब वो बंदरबाट में कितना आता है आपके हिस्से में वो एक अलग बात है, पर मुख्यमंत्री तो वहां आपका नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए सर ये सारा रायता फैलाया जा रहा है, लेकिन फिर वो क्या कहते हैं ना, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये पाठ भी राहुल गांधी एंड कंपनी को पढ़ लेना चाहिए कि कितनी बार एक जैसे एजेंडे चलाएंगे। लेकिन अब वो क्या करें सर, उनके आका उनको बार बार यही एजेंडा चलाने के लिए कहते हैं तो उनको वैसे ही चलना पड़ता है। लेकिन सर आपने इस विषय पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी और मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।